हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं C4 साइकिल की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल होता है वो किस तरह से अपने एक्शन में आता है और किस तरह से CO2 को फिक्स करने का काम करता है। आज बात करते हैं C4 की। C4 साइकिल की जब बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले इसको खोजने वाले थे कोर्ट्ज़चेक। कोर्ट्ज़चेक ने इनिशियली यानी प्रारंभिक रूप से कार्बन 14 का उपयोग करके इस चक्र को खोजने का काम किया था, लेकिन बाद में हैच और स्लैक ने इसको बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट किया और उसको वेल डिस्कवर किया और इसके बारे में बताया। इस तरह से इसको हम HSK कह सकते हैं, HSK पाथवे भी कहते हैं। कौन सा पाथवे कहते हैं बच्चों? HSK पाथवे कहते हैं या हैच स्लैक कोर्ट्ज़चेक पाथवे कहते हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा, ऐसे पौधे C4 पौधे कहलाते हैं जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। अच्छा, इसको C4 साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन को जो फिक्स करने के बाद जो पहला स्टेबल यौगिक बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है, जबकि C3 साइकिल में कैसा होता था? 3 कार्बन वाला होता था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार के पौधे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में के रूप में पाए जा सकते हैं, एरिड जोन में पाए जा सकते हैं या सैलाइन वाटर में पाए जा सकते हैं। इस तरह के हैबिटाट्स में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनके अंदर ड्रोट कंडीशंस पाई जाती हैं, उच्च तापमान पाया जाता है या जल अभाव पाया जाता है या लवणों की अधिकता पाई जाती है। ऐसे स्थानों पर ये प्लांट्स उगते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, जैसे मेज यानी मक्का, सुगर कैन यानी गन्ना, सोरगम यानी ज्वार और पेनिसिटम यानी बाजरा। ठीक है, एमेरेंथस यानी चौड़ाई। कुछ द्विबीजपत्री भी हो सकते हैं और कुछ एक बीजपत्री भी हो सकते हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि केवल मोनोकोट के अंदर ऐसा होता है, एक बीजपत्रियों में ऐसा होता है, नहीं। जैसे एमेरेंथस है, डाइकोट प्लांट है। इसी प्रकार चीनोपोडियम का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है और सालसोला का एग्जाम्पल नहीं लिखा है। तो ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कौन सा साइकिल पाया जाता है? C4 साइकिल पाया जाता है। इनकी खासियत क्या होती है भाई C4 साइकिल वाले पौधों की? इनके अंदर एक पत्ती में विशेष शारीरिकी पाई जाती है जिसे अपन क्रेंज एनाटोमी या क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये वाला भाग है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, और ये कोशिकाएं हैं मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। इनको कहते हैं पर्ण मध्योतक। ठीक है। अच्छा, और ये अपने पास वेस्कुलर बंडल है, बीच वाला। अब ये किनारे की जो सेल्स हैं, जो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर अपन को नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। इस तरह से हमारे पास दो प्रकार की सेल्स हो गई यहां पे। एक तो अपने पास मीजोफिल सेल है और दूसरी बंडल शीथ सेल है। इन्हीं दोनों सेल्स को हमने बड़ा करके इस डायग्राम में दर्शाया हुआ है। ये वाली जो ऊपर वाली सेल है, ये तो अपने पास कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल है। नीचे वाली जो सेल है ये अपने पास कौन सी है? बंडल शीथ सेल है। असल में क्या होता है कि जो C4 साइकिल होता है, इसमें ये दोनों सेल्स एक साथ काम करती हैं और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो जब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो इनके मध्य कनेक्शन जो पाया जाता है, जहां से ये जुड़ी होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। मतलब ये दोनों सेल्स आपस में जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो मीजोफिल सेल है इसके चारों तरफ कवर करके रखती हैं और ये आपस में दोनों सेल्स जो होती हैं वो अपने पास साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा, या ये कह सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा आपस में कनेक्ट रहती है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन को देखने को मिल रही है, यहाँ पर दो छोटे क्लोरोप्लास्ट हैं। ये नीले रंग के जो अणु हमने बनाए हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्मॉल होते हैं, जबकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट हमने क्या बनाए? बड़े। ये तो कैसे होते हैं? बिग, और ये स्मॉल होते हैं। ये अपन को पता है। तो इसका मतलब ये है कि एक अंतर हो गया इन दोनों में कि भाई यहां तो स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होता है, यहां पे बिग क्लोरोप्लास्ट होता है। अच्छा, और सुन लीजिए एक अंतर,
ये वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रोमा होता है, प्रॉपर तरीके से ग्रेना होता है, और जो प्रोसेस पूरी होनी होती है वो सारी होती है। अच्छा, लेकिन एक खासियत यह होती है यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। किनमें? क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च एब्सेंट होता है, जबकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। एक मेन अंतर हो गया। तो मैंने यहां पर कहा ये वेल डेवलप्ड होते हैं, भले छोटे होते हैं लेकिन बहुत सुविकसित होते हैं, जैसे नॉर्मल प्लांट में होते हैं वैसे होते हैं। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इनकी खासियत ये होती है इसमें स्टार्च तो पाया जाता है लेकिन स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट होती है। ग्रेना जो होता है वो सिक्कों के रूप में जमा हुआ नहीं पाया जाता, तो स्ट्रोमा लैमेली पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। तो यहाँ पर केवल और केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये कह सकते हैं केवल बंडल सीथ के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है। ठीक है, चलिए। और जबकि यहां पर हम कह सकते हैं साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक दोनों मिलेंगे, और नॉन साइक्लिक होगा तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी, जल भी टूटेगा, और एटीपी और NADPH2 भी बनेंगे, सारा कुछ होगा। मतलब ये कि पहले होने वाली जो क्रियाएं थी C3 साइकिल में, या ये कह सकते हैं C3 साइकिल से पहले, सॉरी, लाइट रिएक्शन में जो होने वाली क्रियाएं थी वो सारी क्रियाएं यहाँ पे संपन्न होती है। जबकि लाइट रिएक्शन में यहां पर कौन सी क्रिया होती है, केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो यहाँ पे तो साइक्लिक होगा और यहाँ पे नॉन साइक्लिक होगा। आ जाइए, C4 साइकिल जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है इस प्रकृति में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर एटमॉस्फियरिक CO2 यानी वातावरणीय CO2 है अपने पास उपलब्ध। ये CO2 सबसे पहले मीजोफिल की सेल में, जैसे ही यहां पे फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है उसके द्वारा ग्रहण की जाती है। अब फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो पैपकेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, इसको ग्रहण करता है, और पैपकेज एंजाइम इस CO2 को ग्रहण करने के बाद उसे किस में बदल देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल देता है, जो कि एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। बताओ फर्स्ट यौगिक 4 कार्बन वाला है कि नहीं? तो इस तरह से पहला यौगिक 4 कार्बन वाला बनने के कारण यहां पर इस साइकिल को हम कौन सा साइकिल कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। चलिए, इसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH का उपयोग करके मैलिक एसिड में बदल जाता है, जो इन प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने योग्य होता है, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, बंडल सीथ सेल के अंदर। बंडल सीथ सेल में इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी CO2 को वापस छोड़ दिया जाता है। CO2 बाहर हो गई और ये खुद पाइरुवेट में बदल जाता है। तो CO2 जो रिलीज हुई है उस CO2 का उपयोग अब ये सेल C3 साइकिल में कर लेती है। तो C3 साइकिल और केल्विन साइकिल आपने पढ़ा है, तो वहां पे ये फिक्स हो जाती है इसका मतलब। और पाइरुवेट जो है वो ट्रांसपोर्ट योग्य होता है, इसलिए उसे वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहां पे, मेसोफिल सेल में। और मेसोफिल सेल में जब ये चला जाता है तो वापस एटीपी का उपयोग करके फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। इस तरह से ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर यहां पे C4 साइकिल की आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहली बात, इसके एडवांटेज हैं भी बहुत सारे। एक तो लो CO2 कंसंट्रेशन होगी तो ये चक्र आसानी से काम करता है। तो इसका मतलब जहां पे CO2 की कमी होगी वहां पे C3 साइकिल नहीं चलेगा, लेकिन C4 साइकिल चलेगा। तो कम CO2 वाले एरिया में भी ये पौधे आसानी से विकसित हो पाते हैं। दूसरी बात ये लवणता को, तापमान को, सूखे को आदि को सहने योग्य पौधे होते हैं। तो इस तरह से ये चक्र उसमें भी इनको मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र हो गया एक तरीके से। और खास तौर से ज्यादातर जो खरपतवार होती हैं, वेड्स होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है, इसलिए वो ज्यादा CO2 को फिक्स कर पाती हैं, इसलिए ज्यादा सामान्य प्लांट यानी क्रॉप प्लांट के अलावा ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये था अपना भाई क्या जो है C4 साइकिल। C4 साइकिल के क्या क्या एडवांटेज हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच।